स्टार्ट कीजिए। हाँ, मैंने रिकॉर्डिंग वापस स्टार्ट की। कंटिन्यू मैडम। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम साइंस 2 का लेसन नंबर 8 कोशिका विज्ञान एवं जैव प्रौद्योगिकी ये लेसन स्टार्ट करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि इस लेसन में हमें क्या पढ़ना है। पहला हमारा है कोशिका विज्ञान, यानी कोशिका के बारे में। दूसरा मूल कोशिका या फिर जिन्हें हम स्टेम सेल्स कहते हैं। जैव प्रौद्योगिकी और उसके व्यवहारिक उपयोग। और लास्ट में है कृषि विकास के महत्वपूर्ण सोपान। इस लेसन में आज हम पढ़ेंगे कोशिका विज्ञान, मूल कोशिका, मूल कोशिका के प्रकार, मूल कोशिकाओं के उपयोग, अंग प्रत्यारोपण, अंगदान और देहदान। ये जो आपका लेसन है ये एक्चुअली हमारे डेली लाइफ से जुड़ा हुआ लेसन है। अगर आप पढ़ेंगे जैसे जैसे ये लेसन तो आपको समझ में आएगा कि विज्ञान का किस तरह से हमारे जीवन में महत्वपूर्ण उपयोग होता है। तो पहले हम अपने जीवन की संरचनात्मक बेसिक यूनिट जो है जिसे कि हम कहते हैं कोशिका। तो कोशिका क्या है? कोशिका जीवों के शरीर की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। यानी पृथ्वी पर जितने भी सजीव पाए जाते हैं सभी सजीवों का शरीर एक, दो या असंख्य कोशिकाओं का बना होता है। बड़े सजीवों में अलग अलग कार्य करने के लिए जो कोशिकाएं हैं वो अपना एक समूह बना लेती हैं। जैसे हमारे अगर शरीर की हम बात करें तो हमारे शरीर में कई तरह के ऊतक हैं, जैसे रक्त है, हड्डी है, त्वचा है। ये अलग अलग ऊतक हैं। या ऊतक क्या है? ये कोशिकाओं का ही समूह है। लेकिन कौन सी कोशिकाएं? ऐसी कोशिकाएं जिनकी रचना समान है, जिनके कार्य समान है तथा जिनकी उत्पत्ति यानी जिनका जन्म एक तरह की कोशिकाओं से हुआ है। तो ऐसी कोशिकाओं के समूह को हम ऊतक कहते हैं। हमारे शरीर में बहुत तरह के ऊतक हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा। एपिथेलियम या अभिस्तर ऊतक, रक्त है, हड्डी है, ये अलग अलग तरह के ऊतक है। तंत्रिका ऊतक है। अब आता है कोशिका विज्ञान जो है उसमें कोशिका, कोशिका के प्रकार, कोशिका की रचना तथा विभाजन का अध्ययन किया जाता है। यानी कोशिका से रिलेटेड जो भी हम अध्ययन करते हैं उसे हम कोशिका विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। अब आपको क्लास 9th का थोड़ा सा याद करना है। आप लोगों ने ये पाठ पढ़ा हुआ है। तो ये जो चित्र में दिखाई गई प्रक्रिया है ये कौन सी है? ये प्रक्रिया है ऊतक संवर्धन की। ऊतक संवर्धन यानी प्रयोगशाला में किसी भी सजीव की कोशिकाओं को लेकर उनसे नए ऊतक बनाना। और इस प्रक्रिया का उपयोग कर कर बिना बीजों की सहायता से नए पौधे उगाए जा सकते हैं। हमारे मानव के नए अंग बनाए जा सकते हैं। अगर किसी को कोई दुर्घटना में कोई अंग क्षतिग्रस्त हो गया है, जैसे समझ लीजिए त्वचा है अगर जल गई है, तो वो भी हम ऊतक संवर्धन की प्रक्रिया द्वारा बना सकते हैं। अब इसमें आपके बुक में जो डायग्राम है उसमें कुछ पार्ट मिसिंग है, तो हम देखेंगे वो क्या है। इसमें आपको ऊतक संवर्धन की पूरी प्रक्रिया दिखाई गई है। पहला है आपका स्रोत वनस्पति। इसमें आपको केले का पेड़ दिखाया गया है। उसके कंद से हम कुछ कोशिकाएं लेते हैं, उसको प्रयोगशाला में उसको पोषण माध्यम में रखते हैं। यानी जिस पोषण की उसको जरूरत होती है उसको द्रव रूप में प्रयोगशाला में उपलब्ध कराए जाते हैं। फिर उसके ऊपर और ट्रीटमेंट किया जाता है जिससे उन कोशिकाओं का प्रजनन, विभाजन और बहुविभाजन होने लगता है। इसकी वजह से ये जो कोशिकाएं हैं वो बढ़ने लगती हैं। किसमें? तना और जड़ में। अब ये जो उसमें रासायनिक संकेत बाहर से दिए जाते हैं कोशिकाओं को कि हमें जड़ बनाना है या फिर हमें तने का निर्माण करना है। यानी जिस तरह के सिग्नल उनको मिलते हैं उस तरह से उनका विभाजन होता है। विभाजन की इस प्रक्रिया में अब तना और
मूलाभ यानी तना और जड़ बनना प्रारंभ हो जाते हैं। फिर उसके बाद इसे वापस से अलग मीडियम में रखा जाता है और वहां पर इसकी वृद्धि से आवश्यक पोषक तत्व दिए जाते हैं, जिससे कि पौधे के छोटे छोटे सैपलिंग्स जिसको हम बोलते हैं वो तैयार हो जाते हैं और इनको हम जमीन में लगाकर नए पौधे उगा सकते हैं। तो ये ऊतक संवर्धन की प्रक्रिया संक्षेप में है। जिन कोशिकाओं का उपयोग किया गया है उन्हें हम क्या कहते हैं? मूल कोशिका। मूल कोशिका जो है हमारे शरीर की महत्वपूर्ण कोशिकाएं हैं, क्योंकि इन कोशिकाओं के अंदर दूसरी कोशिकाओं को जन्म देने की क्षमता होती है। ये कोशिकाएं बहुकोशिकीय जीवों के शरीर में स्थित होती हैं। ये ऐसी विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं हैं जो शरीर में स्थित अन्य सभी प्रकार की कोशिकाओं को जन्म देती हैं। अगर हमें कोई जख्म हो गया है, जैसे कहीं कट गया है, तो वो घाव आपने देखा होगा धीरे धीरे भर जाता है। तो वहां पर अगर त्वचा आपकी छिल गई है, वहां पर नई त्वचा का निर्माण होता है। तो ये नई त्वचा कहाँ से आती है? ये नई त्वचा आपकी त्वचा के स्तर में या रक्त में स्थित मूल कोशिकाओं से आती है। और वो कोशिकाओं में विभाजन होता है और वहां पर आपकी नई त्वचा बनकर तैयार हो जाती है। प्रयोगशाला में भी हम मूल कोशिकाओं का उपयोग करके अनेक प्रकार के ऊतक तैयार कर सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार। ये मूल कोशिकाएं कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? पहला तो है गर्भाशय से जुड़ी गर्भनाल में, यानी बच्चा अपनी माँ से जिस धागे जैसी रचना से, रस्सी जैसी रचना से जुड़ा होता है, जिसे हम गर्भनाल कहते हैं, उसमें शरीर की रक्त अस्थि मज्जा यानी आपकी हड्डियों के अंदर जो रक्त पाया जाता है उसमें, और वसीय संयोजी ऊतक कहाँ पाया जाता है? आपकी त्वचा के नीचे, जहां पर की वसा या फिर सामान्य बोलचाल में हम उसे चर्बी कहते हैं, जो स्तर होती है वहां पर ये ऊतक पाए जाते हैं। और रक्त यानी खून में पाए जाते हैं। ये कोशिकाएं बनती कैसे हैं, आइए हम देखते हैं। जब किसी भी संतान का जन्म होता है, किसी भी बच्चे का जन्म होता है, तो वो कहाँ से स्टार्ट होता है? स्त्री युग्मक और पुंयुग्मक, इनका फलन या निषेचन होता है, जिससे कि युग्मज या जायगोट बनता है, जिससे आगे चलकर सजीव का निर्माण होता है। ये जायगोट शुरुआत में एक कोशिका का बना होता है, फिर वापस से उसमें जायगोट की कोशिकाएं जो रहती हैं उनमें विभाजन होने लगता है। एक कोशिका से दो, दो कोशिकाएं विभाजित होकर चार, इस तरह से विभाजित होती हैं। तो शुरू में ये सारी कोशिकाएं एक जैसी होती हैं। इनके अंदर कोशिकाओं को देख के हम नहीं कह सकते कि अच्छा ये सर बनाने वाली कोशिका है, ये हड्डी बनाने वाली कोशिका है। इस तरह का इसमें किसी भी प्रकार का डिफरेंशिएशन नहीं होता है। ये सारी कोशिकाएं एक जैसी होती हैं। तो ऐसी कोशिकाएं जो रचना में सरल हैं, लेकिन इनके अंदर क्षमता है शरीर के में स्थित सभी प्रकार की कोशिकाओं को बनाने की, उसे हम मूल कोशिकाएं कहते हैं। आगे चलकर जब भ्रूण आगे विभाजित होता है, तो ये कोशिकाएं अलग अलग ऊतकों का निर्माण करती हैं और अलग अलग कार्य करने लगती हैं। विशिष्ट तथा भिन्न भिन्न कार्य करने के लिए ऊतकों के निर्माण की प्रक्रिया को हम मूल कोशिका का विभेदन या डिफरेंशिएशन कहते हैं। अब कोशिकाएं, जब मूल कोशिकाएं अलग अलग तरह की कोशिकाओं में, जैसे अभिस्तर ऊतक है, तंत्रिका ऊतक है, रक्त ऊतक है, जब इनमें बदल जाती हैं, तो फिर ये वापस से किसी और तरह की कोशिका नहीं बना सकती। अगर एक बार कोई कोशिका विभाजित होकर, विभेदित होकर रक्त इस ऊतक में बदल गई, तो फिर वो वापस से कोई और तरह का ऊतक नहीं बना पाती। लेकिन हमारे शरीर के कुछ स्थानों पर ये कोशिकाएं लंबे समय तक रहती हैं, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, गर्भनाल, अस्थि मज्जा में, रक्त में और वसीय संयोजी ऊतक में।
इन मूल कोशिकाओं का जतन यानी प्रिजर्वेशन करके रखा जाता है। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि मान लो किसी बच्चे का जन्म हुआ, उस समय उसकी गर्भनाल में बहुत सारे मूल ऊतक पाए जाते हैं। तो आजकल विदेशों में या हमारे देश में भी बहुत तरह की बीमारियां हैं जिनके लिए इन मूल कोशिकाओं का उपयोग होता है। लेकिन अगर बड़े होने के बाद हमें बीमारी होती है, तब तो हम इन कोशिकाओं को नहीं बना सकते। तो इसके लिए लोग पहले से ही क्या करते हैं, गर्भनाल में जो मूल कोशिकाएं रहती हैं उनको सुरक्षित करके रख देते हैं। जैसे आपके ब्लड बैंक में ब्लड सुरक्षित रखा जाता है। इसके बाद आपने स्पर्म बैंक के बारे में भी पढ़ा है, वीर्य बैंक के बारे में भी। तो उसी तरीके से इन मूल कोशिकाओं को भी बैंक में सुरक्षित करके रखा जाता है। हम देखते हैं किस तरीके से रखा जाता है। गर्भनाल में स्थित, रक्त मज्जा में स्थित या पूरक पुटी या ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट या जो है वो भ्रूण की कोशिकाएं, मैंने आपको बताया ना, भ्रूण में कोशिकाएं जो है वो विभाजित होती हैं, तो उसे हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। उस अवस्था से इन कोशिकाओं को लेकर सावधानी पूर्वक उन्हें जंतु रहित यानी उसमें किसी और तरह का कोई भी सूक्ष्म जीव नहीं पाए जाते, ऐसी छोटी छोटी कुप्पियां होती हैं जिनमें उन्हें सुरक्षित करके रखा जाता है। इन कुप्पियों को क्या करते हैं, -135 डिग्री सेल्सियस से -190 डिग्री सेल्सियस, यानी कितना ठंडा, -1 2 3 4 पे तो लोगों की हालत खराब होने लगती है ठंडी के मारे। तो आप सोचिए ये कितने ज्यादा ठंडे जगह पर रखी जाती हैं। और इनको रखने के लिए द्रव रूप नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जो है वो सामान्यतः आपके वायुमंडल का हिस्सा है। 78% नाइट्रोजन गैस होती है, लेकिन वो नाइट्रोजन गैस रूप में होती है। जब उस नाइट्रोजन को बहुत ज्यादा ठंडा किया जाता है तो वो द्रव रूप में बदल जाती है। उसी द्रव रूप में इन मूल कोशिकाओं को रखा जाता है। मूल कोशिका संशोधन यानी स्टेम सेल रिसर्च, ये संकल्पना नई सामने आई है। इसमें मूल कोशिकाओं के ऊपर बहुत तरीके के संशोधन किए जाते हैं। मूल कोशिकाएं जो है वो संपूर्ण चिकित्सा विज्ञान यानी जो आपके डॉक्टर का क्षेत्र है, जो आपकी चिकित्सा का क्षेत्र है, उसमें ये मूल कोशिकाएं सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन मूल कोशिकाओं की सहायता से हम शरीर के किसी भी तरीके की कोशिका या ऊतक का निर्माण कर सकते हैं। यहाँ तक कि हम इनसे नए अंग भी बना सकते हैं। इस दिशा में वैज्ञानिकों के प्रयास जारी हैं। अब हम देखते हैं कि मूल कोशिकाओं के प्रकार कौन से हैं। स्रोत के आधार पर, अर्थात जहां से हमें ये मूल कोशिकाएं प्राप्त होती हैं, उनके दो प्रकार हैं। पहला है भ्रूणीय मूल कोशिका और दूसरा है वयस्क मूल कोशिका। भ्रूणीय मूल कोशिका है वो नाम से ही आपके पता चलता है, ये भ्रूण से पाई जाती हैं। तो फलन के पश्चात जब निषेचित अंडे का विभाजन होने लगता है और भ्रूण का निर्माण होता है, तो भ्रूण की कोशिकाओं में विभाजन और विभेदन होता है। इन कोशिकाओं को ही हम भ्रूणीय मूल कोशिका कहते हैं। अब ये गर्भावस्था के समय से यानी जब अंडे का निषेचन हुआ वीर्य से, तब से लेकर 14वें दिन कोशिका विभाजन का आरंभ होता है और फिर उसके बाद उसमें विशेषीकरण होता है, जिसकी वजह से अस्थि कोशिका, यकृत कोशिका, चेतिका कोशिका, इन विभिन्न कोशिकाओं और अंगों की कोशिकाएं निर्मित होती हैं। मानव शरीर में कुल 220 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं और ये सभी इन एक ही प्रकार की कोशिका अर्थात मूल कोशिका से जन्म लेती है। मूल कोशिका जो है वो अविभेदित है, प्राथमिक स्वरूप की है, अर्थात उसको देखकर हम ये नहीं कह सकते कि ये किसी विशेष प्रकार की मूल कोशिका है। उनकी रचना सामान्य होती है और इनमें स्वयं की पुनरावृत्ति करने की क्षमता होती है, अर्थात ये मूल कोशिकाएं अपने जैसी मूल कोशिकाओं को
जन्म दे देती हैं और इस गुण को हम बहुविधता या प्लूरोपोटेंसी कहते हैं। मूल कोशिका जो है भ्रूणीय मूल कोशिका जो हमने कहा कि उनको सुरक्षित करके रखा जाता है, तो क्या करते हैं कि 14 दिन से पहले, क्योंकि 14 दिन के बाद वो विभेदित हो जाती हैं अलग अलग ऊतकों में, इसके लिए मूल कोशिका को हार्वेस्ट करने के लिए 5वें से 7वें दिन भ्रूण से निकालकर उन्हें अगर प्रयोगशाला में हम विशिष्ट जैव रासायनिक संकेत देते हैं तो उनका रूपांतरण इच्छित कोशिका यानी जिस तरह की कोशिका हम बनाना चाहते हैं, जिस तरह के अंग बनाना चाहते हैं, जिस तरह के ऊतक बनाना चाहते हैं, बना सकते हैं। जैव रासायनिक संकेत यहाँ पर महत्वपूर्ण है क्योंकि मूल कोशिका को जो संकेत जिस तरीके की कोशिका या ऊतक या अंग बनाने के लिए मिलते हैं, वो उसी तरीके के ऊतकों या अंगों का निर्माण करती है। अगला है वयस्क मूल कोशिका, यानी मूल कोशिका का दूसरा प्रकार वयस्क मूल कोशिका है। नाम से ही हमें पता चलता है कि ये कोशिकाएं वयस्क शरीर से, अर्थात एक जो मनुष्य जो है वो वयस्क है, उनके कोशिकाओं उनके शरीर से प्राप्त की जाती हैं। आपको पहले मैंने बताया है कि मूल कोशिका जो है अगर हम अपने शरीर से प्राप्त करना चाहें तो 3 स्रोत जो है वो सबसे ज्यादा मुख्य है, अस्थि मज्जा, वसीय संयोजी ऊतक तथा रक्त। इन 3 जगहों से हम वयस्क मूल कोशिका प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार बच्चे के जन्म के तुरंत पश्चात कहाँ से हम मूल कोशिकाएं प्राप्त कर सकते हैं? अम्बिलिकल कॉर्ड या अपरा या प्लेसेंटा से मूल कोशिकाएं प्राप्त कर सकते हैं। इनके उपयोग, मूल कोशिकाओं के उपयोग क्या है? पहला है पुनरुज्जीवन उपचार या रीजेनरेटिव थेरेपी। मूल कोशिकाओं के उपयोग से हम बहुत तरह की बीमारियों का उपचार कर सकते हैं, जिनमें हृदय रोग या हार्ट से रिलेटेड रोग, मधुमेह, डायबिटीज या शुगर जिसको आप सामान्य नाम से जानते हैं, पार्किंसंस का रोग, अल्जाइमर का रोग, इन सभी रोगों में कोई ना कोई अंग निष्क्रिय हो जाते हैं। जैसे हृदय रोग में हृदय की कोशिकाएं बहुत सारी निष्क्रिय हो जाती हैं। मधुमेह में मधुमेह जो शुगर होता है वो शरीर की आंखों पर और किडनी पर और लिवर पर, इन सब पर वो खतरनाक प्रभाव डालता है। बढ़ी हुई जो शुगर की मात्रा है तो वहां पर ये जाकर ऊतकों को क्षतिग्रस्त करता है, तो उन्हें बदलने के लिए मूल कोशिका का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा एनीमिया, ल्यूकेमिया, थैलेसीमिया, ये सब रक्त में होने वाली बीमारियां हैं। तो इन बीमारियों में रक्त कोशिकाएं या तो क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। ल्यूकेमिया जो है वो आपका एक तरह का रक्त कैंसर है, ब्लड कैंसर है, जिसमें रक्त की कोशिकाएं कैंसरस हो जाती हैं। तो उन्हें बदलने के लिए, रक्त बनाने के लिए, नई रक्त कोशिकाएं बनाने के लिए मूल कोशिकाओं का उपयोग किया जाता है। अब हम देख सकते हैं कि किस तरीके से मूल कोशिकाओं का उपयोग करते हैं। एक तो इनकी खासियत है कि ये अपनी स्वयं की प्रतिकृति बना सकती हैं। इसके अलावा हम कोशिका को जिस तरीके का रासायनिक संकेत देते हैं उस तरीके की ये कोशिकाएं बना सकती। जैसे ये आपका अभिस्तर यानी त्वचा का ऊतक है, ये तंत्रिका ऊतक है, ये रक्त कणिकाएं हैं, ये आपकी मांसपेशियां और हृदय पेशियां हैं, और ये मूल कोशिकाएं। इस तरीके से हम इन मूल कोशिकाओं का उपयोग करके इन बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। अगला जो इनका उपयोग है वो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन या अंग प्रत्यारोपण के लिए किया जाता है। अभी इस अंग प्रत्यारोपण के लिए काफी रिसर्च भी किए जा रहे हैं। इसके लिए जैसे अगर किसी का यकृत ही खराब हो जाए किसी बीमारी के कारण, किसी की किडनी खराब हो जाए, तो मूल कोशिकाओं से वह अंग बनाकर हम उसे उसी व्यक्ति के शरीर में प्रत्यारोपित कर सकते हैं। और मूल कोशिकाओं को उपयोग करने का फायदा ये होता है कि ये मूल कोशिकाएं अगर हमारे शरीर से निकाले गई मूल कोशिकाएं हैं और उनसे हमारा अंग बनाते हैं तो हमारा शरीर उसे
आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है। अंग प्रत्यारोपण के समय सबसे बड़ी समस्या यही आती है कि हमारा शरीर, आपको पता है, एक कांटा भी चुभ जाए तो वो हमारा शरीर उसे बाहर निकालने में लग जाता है, वहां पर पस हो जाता है और पस के साथ साथ वो कांटा बाद में बाहर निकल जाता है। यानी हमारा शरीर बाहर की किसी भी वस्तु को एक्सेप्ट अपने अंदर नहीं करता है। इसीलिए अगर हम किसी और व्यक्ति का अंग लगाते हैं तो उस व्यक्ति को काफी परेशानियां होती हैं। अगर मूल कोशिकाओं द्वारा ही हमारे अंग बन जाएं तो वो हमारे शरीर के ही कोशिका से बने रहेंगे, तो वो रिजेक्शन की समस्या जो है वो खत्म हो जाएगी। तो हम देख सकते हैं कि मूल कोशिकाओं का उपयोग करके हम कौन कौन से अंग बना सकते हैं। मस्तिष्क है, आंत है, त्वचा के ऊतक हैं, चेता कोशिकाएं यानी तंत्रिका कोशिकाएं हैं, हड्डी, हृदय, यकृत, इन सभी अंगों को मूल कोशिकाओं द्वारा बनाए जा सकते हैं। अभी इनका बहुत व्यापक रूप से उपयोग नहीं हो पाता है, लेकिन इस दिशा में प्रयत्न जारी है कि हम इसे सामान्य व्यक्ति के लिए भी उपयोग कर सके। अभी ये प्रक्रियाएं बहुत महंगी हैं और बहुत ही प्रिमिटिव स्टेज यानी प्राथमिक अवस्था में है। अभी इस पर बहुत तरह के अनुसंधान होने बाकी हैं। अब हमने जैसे इसमें अंग प्रत्यारोपण की बात की, तो आप लोगों ने भी सुना होगा अंग प्रत्यारोपण या ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है। इसमें किसी एक व्यक्ति का अंग किसी दूसरे व्यक्ति को लगाया जा सकता है, या फिर लोग जल जाते हैं तो उस प्रक्रिया में भी क्या करते हैं, उसी व्यक्ति की शरीर की, जैसे त्वचा जो है, हमारी स्किन हमारे पूरे शरीर पर है, तो अगर किसी एक जगह की त्वचा खराब हो गई है तो हम अपने ही शरीर के दूसरे भाग से त्वचा देकर उस खराब हुए भाग पर वो अंग लगा सकते हैं, त्वचा। तो अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता क्यों पड़ती है? बढ़ती आयु, दुर्घटना या बीमारी आदि के कारण मनुष्य के शरीर के कुछ अंग या तो निष्क्रिय हो जाते हैं, अर्थात या तो काम करना बंद कर देते हैं या फिर उनकी काम करने की क्षमता कम हो जाती है। तो ऐसे क्षतिग्रस्त अंग अगर बदल दिए जाएं तो रोगी को बचाया जा सकता है। सामान्यतः लोगों को सबसे ज्यादा आवश्यकता किडनी की होगी। आप लोगों ने आजकल सुना भी होगा कि कोरोना बीमारी के चलते लोग की मौत हो जाती है। उसमें बहुत सारी ऐसी खबरें भी आई हैं कि लोग कोरोना से नहीं मरे, वास्तव में उनकी किडनियां निकाल ली गई। तो किडनी जो है वो अंग प्रत्यारोपण के लिए सबसे डिमांड में है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो इफेक्ट है वो किडनी पर ही लोगों के आता है। अब किडनी या कोई भी अंग चाहिए तो उसके लिए पहले एक अंगदाता होना चाहिए, यानी अंग देने वाला होना चाहिए। और अंग प्रत्यारोपण के समय दाता और जरूरतमंद दोनों के रक्त समूह या ब्लड ग्रुप, जैसे ए बी या ओ ब्लड ग्रुप होते हैं, वो मिलने चाहिए। इसके अलावा जो अंगदाता है उसको कोई रोग तो नहीं है, उसकी आयु क्या है। जैसे अगर एक 20 साल के व्यक्ति को आपने 70 साल के व्यक्ति का अंग लगाया तो उस अंग की आयु तो 70 साल की रहेगी ना। तो उस व्यक्ति के पास फिर यंग, अगर कोई मान लो 20 साल का व्यक्ति है तो उसके पास काफी लंबा समय है जीना है, तो वो अंग उसके लिए उचित नहीं होगा। तो इस तरह की बहुत बातों का ध्यान रखना पड़ता है अंग प्रत्यारोपण के समय। अंगदान करने के समय व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ होना चाहिए, उसे किसी भी तरह की बीमारी नहीं होनी चाहिए। अब अंगदान में हर एक व्यक्ति के पास 2 किडनी होती है। अगर वो अपनी एक किडनी किसी को दान कर देता है तो भी वो एक सामान्य जीवन जी सकता है। बहुत ही ज्यादा, जैसे खिलाड़ी वगैरह जो होते हैं जिनको बहुत ज्यादा शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है, वो लोग नहीं, पर एक नॉर्मल रूटीन जीने वाले वो आराम से एक किडनी पर अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो एक किडनी व्यक्ति जीवित रहते भी दान कर सकता है। इसके अलावा त्वचा है, त्वचा भी अगर हम अगर दान करते हैं तो वो त्वचा वहां पर वापस से मरम्मत उसकी हो जाती है। लेकिन कुछ जो दान है, जैसे यकृत है, हृदय है, नेत्र है, ये हम अपना अंग किसी और को जीवित रहते नहीं दे सकते। इसके लिए जिस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है उसके अंग जो है वो दान किए जा सकते हैं। तो अंगदान और देहदान,
अंगदान यानी शरीर का कोई एक दो हिस्सा दान करना, और देह दान का मतलब है कि मृत व्यक्ति का पूरा शरीर ही चिकित्सा जगत को दे दिया जाए। परंपराओं के अनुसार मानव मृत्यु के पश्चात उसके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया जाता है, लेकिन वैज्ञानिकों को खोज के द्वारा पता चला है कि कुछ विशिष्ट परिस्थिति में मृत शरीर के कुछ अंग कुछ समय तक काम करते रहते हैं, क्रियाशील रहते हैं। ऐसा अधिकतर मस्तिष्क, जिस व्यक्ति का मस्तिष्क मृत हो चुका है, ब्रेन डेड जिसको कहते हैं, ऐसे व्यक्ति के शरीर में रक्त परिसंचरण थोड़े समय तक शुरू रहता है, तो ऐसे व्यक्ति के अंग जो है वो दान की दृष्टि से काफी उपयोगी होते हैं। तो अंगों का मृत्यु के पश्चात भी दान किया जा सकता है। इस जानकारी के बाद अंगदान और देहदान ये संकल्पनाएं आई हैं, लेकिन इस काम को करने के लिए लोगों में जागरूकता लाना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि लोगों के अंदर एक मान्यता होती है कि अगर हमने आंखें दे दी तो हम अगले जन्म में अंधे पैदा होंगे। वास्तव में ये सही नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म के अनुसार तो व्यक्ति को जलाया जाता है, तो उसके सारे अंग तो यहीं जल जाते हैं, तो इस हिसाब से तो अगले जन्म में उसके पास शरीर का कोई भी अंग नहीं होना चाहिए। लेकिन और थोड़ा सा हम हमारे जो प्रियजन है, कोई जिसकी मृत्यु हुई है, तो हम उसके लिए थोड़ा इमोशनली भी अटैच्ड होते हैं, इसलिए हम उसको किसी और को दान देना नहीं चाहते। लेकिन हमें यहाँ पर अपना हृदय बड़ा करना चाहिए, क्योंकि अगर किसी मृत व्यक्ति के शरीर से किसी जीवित व्यक्ति को जीवन मिलता है तो उससे बड़ा पुण्य कोई नहीं है। तो अंगदान से आप देख सकते हैं अनेक व्यक्तियों के प्राण, एक व्यक्ति के शरीर से अनेक व्यक्तियों के प्राण या तो बचाए जा सकते हैं या तो उनका जीवन सुविधाजनक किया जा सकता है। जैसे अंधे, अगर एक शरीर है उससे एक अंधे व्यक्ति को, दो अंधे व्यक्तियों को आंखें प्राप्त हो सकती हैं। अगर किसी को आंखें दान की जाती हैं तो यहाँ पर इतने लोग लिस्ट में हैं, आंखों के लिए इंतजार में है कि हमें किसी दूसरे की आंखें मिले, तो क्या किया जाता है, अगर एक व्यक्ति है जो दान देने को जिसके घर वाले तैयार हैं, तो एक एक आंख एक एक व्यक्ति को लगाई जाती है, यानी दोनों आंखें किसी एक व्यक्ति को नहीं लगाई जाती। तो आप समझ सकते हैं कि इसके कितने लोग इंतजार में हैं। और जब हम कहते हैं कि आंख देना, इसका मतलब पूरी की पूरी आंख निकाल के नहीं लगाते हैं, उसके कुछ भाग, जैसे मोस्टली दृष्टि पटल जो है वो लगाया जाता है, क्योंकि आंख की बीमारियों में सबसे ज्यादा जो परेशानी जो होती है वो दृष्टि पटल में होती है, तो व्यक्ति का दृष्टि पटल निकाल के दूसरे व्यक्ति को लगाया जाता है। इसके अलावा यकृत, किडनी, हृदय के बाल और त्वचा, ये भी हाँ मृत व्यक्ति के शरीर से दूसरे व्यक्ति को दिया जा सकता है और उनका जीवन सुविधाजनक किया जा सकता है। ये तो अंगदान की बात हुई। अब देह दान का मतलब होता है कि पूरा शरीर ही किसी को दान कर दिया। और इसका देह का क्या उपयोग होता है? चिकित्सा विज्ञान में उसके ऊपर अध्ययन करने के लिए, नई नई खोजें करने के लिए शरीर जो है वो मृत शरीर वो सुविधाजनक होता है। देहदान और अंगदान के लिए समाज में जागरूकता होनी चाहिए, तो उसके लिए अनेक सरकारी संस्थाएं हैं वो प्रयास कर रही हैं। और हम सभी को असल में अपने जीवन काल में ही एक फॉर्म भरना होता है कि हम अपने शरीर का ये अंग दान करना चाहते हैं, ऐसा करना चाहिए। क्योंकि अगर हम मृत्यु के बाद भी किसी के काम आते हैं तो इससे बड़ी कोई बात नहीं है। हम देख सकते हैं कि दान करने योग्य कौन कौन से हैं। इसमें आंखें हैं, फेफड़े हैं, यकृत है, हड्डियां हैं, त्वचा है, मूत्रपिंड असल में मराठी शब्द है ये, यहाँ पर किडनी या फिर वृक्क, हम हिंदी में वृक्क कहते हैं, किडनी भी इंग्लिश शब्द है, लेकिन बोलचाल की भाषा में किडनी ज्यादा यूज करते हैं। स्वादुपिंड या इसे हम अग्नाशय कहते हैं, अग्नाशय, और हृदय, ये सभी अंग दान किए जा सकते हैं। तो आपने देखा कि मूल कोशिकाओं के उपयोग से और अंग दान से चिकित्सा के क्षेत्र में काफी प्रगति आई है और हम नए नए उपचार के तरीके इनसे कर सकते हैं।
हेलो। मैडम हुआ क्या कंप्लीट? हाँ सर, हो गया। क्वेश्चन आंसर लिया जाए। हाँ, हाँ। लो हाथ उठाओ बेटा, जिसको भी कुछ पूछना। आरिफ, आरिफ पूछो बेटा। आरिफ माइक तो कनेक्ट ही नहीं है आपका। खुशी मिश्रा पूछो। खुशी मिश्रा माइक चालू करो। हाँ पूछो खुशी। खुशी। इमदादुल्ला। हेलो टीचर, गुड मॉर्निंग। हाँ बोलो। टीचर, कोशिका मतलब क्या है? कोशिका कोशिका मैंने शायद आप बाद में ज्वाइन हुए क्या? कोशिका मैंने लेसन के शुरू में ही बताया कि हमारा शरीर या किसी भी सजीव का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। ठीक वैसे ही जैसे आपके घरों या मकान जो होते हैं वो किससे बने होते हैं? ईंटें जोड़कर, बहुत सारी ईंटें जोड़कर बनाए जाते हैं। उसी तरीके से हमारा या किसी भी सजीव का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। चलो संजीव कुमार, संजीव कुमार माइक हेलो। चालू करो। हेलो बोलो, टीचर। बोलो। हाँ बोलिए। जो अपना शरीर दान करते हैं और मरने के बाद तो नहीं देते हैं, तो मतलब नहीं समझी मैं बेटा आपका। जैसे है ना टीचर कि वो तो मर जाते हैं, अपने जो फॉर्म भरे रहते हैं उसमें हाँ उनके हाँ, परिवार लोग नहीं देते हैं, तो लेकिन अगर कोई जीवित रहते अगर वो फॉर्म भर के गया है तो फिर लोगों को, जो उनके रिलेटिव होते हैं, उन्हें कन्विंस किया जाता है, उन्हें समझाया जाता है कि उस व्यक्ति की आखिरी इच्छा यही थी। तो लोग मान जाते हैं, ज्यादातर लोग मान जाते हैं। अगर हमने अपने जीवन काल में ही कहा है कि हमें मरने के बाद अपना शरीर या अंग दान करना है, तो उस स्थिति में घर परिवार के लोग इतना अपोज नहीं करेंगे, वो मान जाएंगे। ये कब किया जाता है टीचर? या 30-32 साल की उम्र में? हाँ बेटा। ये कब किया जाता है? फॉर्म कब भरा जाता है इसका? मुझे लगता है कि एक वयस्क व्यक्ति यानी 18 साल के बाद स्वयं सेवी संस्थाएं होती है जिनसे कांटेक्ट करके हम अपना अंगदान या देह दान के लिए फॉर्म भर देते हैं, और वो संस्थाएं हमें फोन नंबर वगैरह देती हैं। तो क्योंकि अगर हमारी मृत्यु हो जाती तो हम तो फोन करके बता नहीं सकते हैं, तो वो हमें अपने घर वालों को बताना पड़ता है कि मेरी मृत्यु के बाद आपको इस नंबर पे कॉल करके उन्हें बुलाना है। तो वो आके जो भी अंग दान करने के आप इच्छुक हैं वो वहां से लेकर निकाल कर सुरक्षित रूप से ले जाते हैं। और ये फिर प्रक्रिया वापस भी हॉस्पिटल देते में हैं ना होती है, जलाने के आपको लिए? किसी भी। हाँ बेटा। फिर वापस देते हैं ना जलाने के लिए? हाँ हाँ देंगे ना, जैसे कि आपने समझ लो कि बोला है कि नहीं सिर्फ मुझे अपनी आंखें दान करनी है, तो वो हॉस्पिटल में लेके जाएंगे। आपकी आंखों का वो पर्दा ही, सिर्फ वो दृष्टि पटल ही मोस्टली लिया जाता है, क्योंकि लेंस तो अभी आर्टिफिशियल बनाया जा सकता है। तो वो उतना पार्ट निकाल देते हैं और आप शरीर जो है वैसे का वैसे ही रहता है, उसमें आपको देखने में कुछ भी बुरा नहीं लगता है, और फिर वो बॉडी जो है वो रिटर्न कर देते हैं। ओके, थैंक यू। रवि प्रसाद माइक चालू करो। रवि प्रसाद, कलेक्टर कॉलोनी। एक मिनट। बोलो रवि। रेज एंड करो जिसको पूछना था। एक लोअर हो गया हैंड। रवि माइक चालू करो। हाँ अभी करो रवि। एमसीजीएम कलेक्टर कॉलोनी चालू करो। माइक चालू करो। ऑप्शन आ रहा होगा देखो अनम्यूट का आपको। और किसी को कुछ पूछना है हाथ उठाओ। ये अनम्यूट नहीं कर पा रहे ये लोग। हाँ वैसा कुछ लग रहा है सर। हाँ ठीक है, ओके, इट्स ओके मैडम। अभी कोई और नहीं है। हम्म। कंक्लूड कीजिए मैडम। कोई आया, एक मिनट ना देखते हैं। एक सैयद, सैयद पूछो बेटा, माइक चालू करो। आपके लेफ्ट साइड में म्यूट या अनम्यूट का ऑप्शन है, आप देखो स्पीकर का आइकन बना हुआ है, आप वहां पर अनम्यूट कीजिए अपने आप को, फिर आपकी आवाज आएगी बेटा। हाँ बोलो बोलो बेटा। एमसीजीएम।
ठीक है मैडम, लेक्चर फिनिश कर दे। हेलो, हाँ सर। फिनिश कर दे, कंक्लूड कर दीजिए। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको ये लेसन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और आप इसे घर पर भी वापस से एक बार रीडिंग कीजिए। और अगर कुछ आपको नहीं समझ में आता है तो आप नेक्स्ट लेक्चर जब भी मेरा होगा आप ज्वाइन कर सकते हैं और फिर वहां पर अपनी प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं। थैंक यू। ओके, थैंक यू मैडम। थैंक यू सर। लीव करूं? तो सभी बच्चों, अभी रेगुलर लेक्चर चालू है। अभी जितने लेक्चर्स हुए टीचर्स की पीपीटी मेरे पास आएगी तो मैं आपके पास भेज दूंगा। ओके, अभी किसी को कुछ पूछना है 1 मिनट तो पूछ सकते हो। किसी को पूछना है, बात करना है तो पूछो बेटा। ज्योति साहू, क्या पूछना चाहती है, पूछो। ज्योति साहू, कुछ पूछना है? माइक चालू करो और पूछो। मनीषा कनौजिया, सचिन शर्मा। हाँ सर बोलो मनीषा। साइंस का जो सर जो साइंस का मैथ्स का जो रहता है ना वो नहीं होएगा क्या सर? क्योंकि क्या मैथ रहता है, क्या जो रहता है, क्या नहीं साइंस होगा? सर जो मैथ्स जो साइंस रहता है ना सर, साइंस में जो मैथ्स आता है ना सर। अच्छा, सवाल सवाल जो होते हैं। हाँ सर, वो सवाल ही साइंस में समझ में आते हैं सर। हाँ, आप पहले सब पार्ट तैयार कर लो, उसके बाद टाइम टेबल में वो सब कराया जाएगा। अभी बीच बीच में करा रहे थे ना, एक टीचर करा रही थी। टाइम टेबल में जैसा आएगा टीचर्स कराएंगे आपको। पहले पार्ट सब तैयार करो, समझ गए? ओके सर। हाँ, पहले सब पार्ट तैयार करो। ठीक है, चलो। जो सिखाया जा रहा है वो सब पार्ट तैयार करो, सवाल कराएंगे। सचिन शर्मा, दादर। बोलो बेटा। हेलो सर। सर हाँ मेरा बोलो भाई बेटा। मतलब 8वीं में से अभी तक मतलब उसका ऑनलाइन एक बार भी लेक्चर नहीं हुआ सर। आप लिंक भेज सकते हैं क्या सर 8वीं और 7वीं का? 8वीं 7वीं का भी ऑनलाइन सर चालू है हम लोग के बेटा। मतलब सब क्लास का चालू है। 9वीं, 1ली से 10वीं पूरा चालू है सर मगर बीएमसी सर का। हम लोग को लिंक नहीं है सर जूम ऐप का 8वीं और 7वीं का सर। तो उनके टीचर से मांगे नहीं क्या स्कूल में इतने महीने तक? सर स्कूल में मतलब पढ़ाई होता ही नहीं है सर जूम ऐप पर। अरे बीएमसी का चालू है ना, पूरे बीएमसी का पूरे मुंबई का चालू है बेटा। हाँ सर, संत का क्या स्कूल है ना सर। अभी एक काम करते, मैं तुमको टेलीग्राम ग्रुप पर भेज दूंगा लिंक पूरा 1ली से 10वीं का। जिसके छोटे भाई बहन है उस लिंक से कनेक्ट होना, ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर भेजने के लिए। ओके सर, चलो। और किसका क्या प्रॉब्लम है? संदीप प्रजापत, बोलो। सर आपने टेस्ट का बोला था मंडे टू मंडे, तो कैसा है सर बता दीजिए ना आप। यहाँ पर ये जूम लेक्चर्स में बोला मैंने टेस्ट। नहीं सर, आपने यूट्यूब पे एक वीडियो भेजा था तो मैंने देखा था, तो हाँ मैं तो पूछ वो रहा था। बेटा वो मंडे टू मंडे होगा। अभी 12वीं का है वो, 10वीं का भी आएगा। तो मैं आपको यहाँ पर टेलीग्राम और व्हाट्सएप में जो बताऊंगा वो आपके लिए रहेगा, वो आपके लिए नहीं था। और 10वीं का टेस्ट जो है यहाँ पर जब चालू होगा तो आपको बताया जाएगा, ठीक है? हाँ सर, मैं कंफ्यूज हो गया था इसीलिए पूछ लिया। हाँ, नहीं नहीं, वो 12वीं का था, ठीक है? चल, हाँ ठीक है, थैंक ओके। कलेक्टर कॉलोनी एमसीजीएम, माइक चालू करो। किसी को कुछ पूछना है? ये तो चलो एंड करते बेटा, चलो बाय एवरीवन, कल मिलेंगे।